Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, हम सभी ने पंच तत्वों के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। पंच तत्वों से मतलब होता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि। हमारे देश भारत में तो यहाँ तक माना जाता है कि मनुष्य का शरीर इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन पांच तत्वों की बहुत ही मान्यता है तथा इनकी पूजा भी की जाती है। देखा जाए तो आज के इतने आधुनिक युग में भी इन पांच तत्वों के बिना कुछ भी नहीं है। समय समय पर मनुष्य ने इन पांच तत्वों को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की है और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो वो सफल भी रहा है। पर यह सोचना कि इन पांच तत्वों को पूरे तरीके से मनुष्य ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, गलत ही होगा। हमने सैटेलाइट्स तो स्पेस में भेज दिए हैं, पर अभी भी स्पेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मनुष्य घूम पाया है और समझ पाया है। इसी तरह से वायु, जल और भूमि के बिना भी इंसान का गुजारा होना मुश्किल है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अग्नि के बारे में। एक साइंटिफिक टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो अग्नि ऑक्सीजन या किसी भी फ्यूल या ईंधन जिसको बोला जाता है के बीच होने वाली एक केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल इंसान के बहुत पहले से लाखों करोड़ों सालों से धरती पर मौजूद है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान अग्नि को बना तो नहीं सकता, लेकिन उसे कंट्रोल जरूर कर सकता है। अब सबसे पहले किसने अग्नि को काबू करना शुरू किया? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कि कोई एक जवाब मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें इसका उत्तर मिल भी जाए। पर फिलहाल तो वैज्ञानिकों का यही सोचना है कि पाषाण युग, जिसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, उसमें सबसे पहले मनुष्य ने पत्थरों से अग्नि को काबू करना शुरू किया। इस खोज से मनुष्य को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। वह ना सिर्फ अपने लिए खाना बनाने बल्कि अपने आप को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए भी अग्नि का इस्तेमाल करने लगा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मनुष्य की कोशिश हमेशा यही रही है कि कैसे हर चीज को कंट्रोल किया जा सके। अग्नि को भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरे तरीके से हम इसे काबू कर पाए हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं। दोस्तों, इस युग में भी बहुत सी बार हमने बड़े बड़े हादसे आग लगने की वजह से होते हुए देखे हैं। इसमें बहुत सी जानें भी चली गई थी। इनमें से कुछ हादसों के बारे में आपको बता रहा हूं, जिनमें सिर्फ माल और जान का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि इन हादसों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अक्टूबर 8, 1871 को द ग्रेट फायर ऑफ शिकागो, इसमें लगभग 500 लोगों की जान चली गई थी और बहुत सा नुकसान भी हुआ था। 23 दिसंबर 1995 हरियाणा के सिरसा में एक स्कूल के कार्यक्रम में आग लगी थी। इसमें लगभग 500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें कि लगभग 258 छोटे बच्चे थे। नवंबर 19, 1993 चाइना के शैनज़ेन में एक खिलौनों की फैक्ट्री में आग लगी थी। उसमें लगभग 100 लोगों की जान चली गई थी। 25 मार्च 1911 मैनहट्टन में भी एक इसी तरीके का हादसा हुआ था। इसमें लगभग 146 लोगों की जान चली गई थी। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक हादसा ऐसा भी हुआ था जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर असल में ऐसा हुआ था। हालांकि यह बात बहुत पुरानी है, जब न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल नेटवर्किंग तो नहीं होती थी, इसलिए बहुत से लोगों को यह सब पता नहीं है। दोस्तों, बात जापान के टोक्यो शहर की है। टोक्यो शहर को उस समय ईडो के नाम से जाना जाता था। यानी कि 2 मार्च 1657 को ईडो शहर में भी एक आग लगी थी, जिसमें कि शहर की कुल आबादी में से 70% आबादी खत्म हो गई थी। यह आग 3 दिन तक लगी रही थी और तीसरे दिन जब तक यह आग अपने आप बंद ना हुई, तब तक इसने लगभग 2/3 शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसने लगभग 1 लाख लोगों को निगल लिया था। इसे बोला जाता है ग्रेट फायर ऑफ मिरेकी। क्योंकि यह मिरेकी शासनकाल के तीसरे साल में हुआ था, तो इसलिए इसे मिरेकी फायर का नाम दिया गया। जापान में उस वक्त आग की वजह से ऐसे हादसे होना आम बात थी। इतने पुराने वक्त में भी वहां उनका एक फायर डिपार्टमेंट था, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि जो अग्निरोधक दस्ता था या फायर डिपार्टमेंट था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। जापानीज हिस्ट्री में जितने भी हादसे आज तक हुए हैं, यह हादसा उन सब बड़े हादसों में से एक है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो 1923 में हुए ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुई बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो जैसे हादसों से तो शायद जितना नुकसान उन हादसों से हुआ था,
इस हादसे में भी लगभग उतना ही नुकसान हुआ था। जैसा कि आमतौर पर कई बार बिजली गिरने या ज़्यादा सूखा पड़ने से जंगलों में आग लग जाती है, जिसको हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद यह आग भी उसी तरीके से कहीं लग गई होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही रोचक कहानी इसके पीछे है। दोस्तों, आप लोगों को किमोनो के बारे में तो जरूर पता होगा। यह एक जापानीज ट्रेडिशनल पोशाक है जिसे वहां के लोग पहनते हैं। तो बताया जाता है कि यह आग एक पुजारी की गलती की वजह से लग गई थी। वह पुजारी एक किमोनो को जलाने का प्रयास कर रहा था। कहा जाता है कि वह किमोनो श्रापित था। वह किमोनो 3 लड़कियों के पास एक के बाद एक रहा, लेकिन वह तीनों लड़कियां ही इस किमोनो को कभी पहन नहीं पाई थी और इसे पहनने से पहले ही मर गई थी। तो जब इस श्रापित किमोनो को जलाने का प्रयास वह पुजारी कर रहा था, तभी हवा का एक झोंका जोर से आया और उसने उस आग को फैला दिया और आग काबू से बाहर हो गई और बढ़ती ही चली गई। क्योंकि उस वक्त मंदिर या घर लकड़ी से बने होते थे, इससे यह आग और भीषण होती चली गई और उसके ऊपर काबू पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। एक तूफान की वजह से हवाएं बहुत जोर से चल रही थी, जिसने इस आग को भड़काने का काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जापानीज घर उस वक्त लकड़ी और कागज से बने होते थे, और क्योंकि उस वक्त वहां एक जबरदस्त सूखा भी पड़ा हुआ था, तो इमारतें और जो शहर था वो बहुत ड्राई था। ऊपर से उस शहर की बनावट ही कुछ ऐसी थी कि जो रास्ते थे वो काफी छोटे थे, बहुत ही कंजस्टेड थे, और घर और बाकी की इमारतें भी काफी आसपास थी। इस कारण से आग बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ती चली गई। दूसरे दिन हवाओं ने अपना रुख फिर बदला और आग को शहर के केंद्र की तरफ धकेल दिया, और यह आग महल की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि इसने महल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर उसके बाहर जो कर्मचारी थे और जो सैनिक थे, उनके घरों को पूरे तरीके से जला दिया था। इससे पहले कि इन महल को नुकसान पहुंचाती, तीसरे दिन अपने आप हवाएं रुक गई और उसके साथ यह आग भी अपने आप ही रुक गई। लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि लोग इधर से उधर जा नहीं पा रहे थे, और इस आग से जो लोग मर गए थे उनके शरीरों को वहां से उठा भी नहीं पा रहे थे। 3 दिन बाद जब धुआं थोड़ा सा हटा, तो लोगों ने जो मृत शरीर थे, लोगों की डेड बॉडीज थी, उनको उठाकर उन्हें दफनाना शुरू कर दिया। इस शहर को दोबारा बसाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा, लेकिन इस बार जब इस शहर को बनाया गया तो सड़कों को थोड़ा बढ़ा दिया गया और साथ ही शहर के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित तरीके से दोबारा से बनाया गया। सभी लोगों को उनके घर दोबारा बनाने के लिए जो खर्चा हुआ था वह राज्य ने दिया था, और इन सब लोगों के घर बन जाने के बाद ही महल में जो थोड़ी बहुत हानि हुई थी उसको ठीक किया गया। दोस्तों, एक छोटी सी लापरवाही किस तरीके से एक भीषण घटना में बदल सकती है, यह हमें इस घटना से सीखने को मिलता है। साथ ही प्रकृति से छेड़छाड़ ना करने और इन नेचुरल फोर्सेस को हल्के में ना लेने की एक सीख भी जरूर मिलती है। दोस्तों, इस घटना को कवर करने का मेरा उद्देश्य था आप लोगों को यह बताना कि हमें प्रकृति, नेचर और 5 तत्वों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरे चैनल को तो मदद मिलेगी ही, साथ ही मुझे और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। तो कल आपसे किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।